हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथस्थान एंड वेलकम टू द क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है जेरेमी बेंथम एंड जे.एस. मिल। तो आज के इस लेक्चर में इन दोनों ही थिंकर्स को हम अच्छे से समझने वाले हैं, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और थिंकिंग को समझेंगे एंड इनमें कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने ही यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हिंदी में उपयोगितावाद कहते हैं हम, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म को काफी ज्यादा, एक तो जेरेमी बेंथम तो ही इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ओके, बट इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में काफी बदलाव और सुधार किए थे जे.एस. मिल ने। अंडरस्टूड। तो अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में इन डिटेल एंड देन वी विल डू अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन बोथ ऑफ दीज वेस्टर्न थिंकर्स। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, let us quickly understand first of all Jeremy Bentham. So Jeremy Bentham की अगर बात करें तो he was an English philosopher, plus a jurist, plus an economic reformer. एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो जेरेमी बेंथम एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। ही बिलोंग टू अ गुड फैमिली, नॉट द फैमिली दैट इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। इनके जो फादर थे ही वाज अ सिविल सर्वेंट एंड जेरेमी बेंथम ने खुद भी जर्मनी और स्विट्जरलैंड की काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, ठीक है ना। सो ही इज वेरी मच एजुकेटेड, फेमिलियर विद फिलोसफी एंड एवरीथिंग, तो दैट इज व्हाई वी से दैट ही हैड अ गुड फैमिली बैकग्राउंड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जेरेमी बेंथम के रिगार्ड्स में याद रखोगे वो ये दैट ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, उपयोगितावाद के जनक के रूप में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो बेंथम का जो काम है, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड अपनी स्टडी करी है, बी इट एजुकेशन, लॉजिक, और वी कैन से लैंग्वेज, रिलीजन एटसेट्रा एंड पब्लिक इकोनॉमी भी, ठीक है ना। तो इनकी हम बात करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट, क्या कहता है, और इसको अच्छे से डिटेल में लेट अस स्टडी नाउ। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर एंड ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, राइट, इकोनॉमिस्ट एंड अ रिफॉर्मर। उसके बाद ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज सिंपली दिस वन स्टेटमेंट, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है ना, इसको कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। एक लाइन में अगर आपको यूटिलिटेरियनिज्म को समझना हो तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी, ठीक है। इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी देन द रूल, द लॉ दैट हैज बीन मेड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। तो यूटिलिटेरियनिज्म को एक लाइन में अगर कभी आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो यू कैन ऑलवेज से दैट यूटिलिटेरियनिज्म रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। अब देखो, सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो बना है इस वर्ड यूटिलिटी से, ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब जो है वो है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी कि सुख या खुशी उत्पन्न करने की क्षमता, उसको कहा जाता है यूटिलिटी, ठीक है ना। सो आई होप आपको यूटिलिटी का मतलब तो समझ में आया होगा। You can also say that अगर यूटिलिटी के मीनिंग की हम बात करें, so that also means the quality of being useful। और अगर हम जेरेमी बेंथम के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लेजर और हैप्पीनेस, दैट इज सुख या खुशी उत्पन्न करने की क्षमता को यूटिलिटी कहा जाता है। अंडरस्टूड? It also, we can say that it also refers to the level of one's satisfaction, okay?
है, सेटिस्फैक्शन इन व्हाट? सेटिस्फैक्शन इन वेलफेयर और हैप्पीनेस। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा यूटिलिटी का जो मतलब है ना वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस वर्ड यूटिलिटी से ही हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पर जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं उपयोगितावाद, तो उपयोग होना, तो दैट इज यूटिलिटी। एक क्षमता, किस चीज की क्षमता? सुख या खुशी को उत्पन्न करने की क्षमता। तो जेरेमी बेंथम की एक सिंपल सी चीज है कि जब आप मैक्सिमम लोगों को खुशी दे पा रहे हो, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस अगर आप दे पा रहे हो, सो दैट इज द स्टेट शुड डू। और यही होता है इन 2 वर्ड्स दिस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है ना, इट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी एंड लेजिस्लेशन। और उन्होंने ये कहा कि ये जो यूटिलिटी है ये नैतिकता और कानून का आधार है। ठीक है, तो मतलब स्टेट को किस चीज पर फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा? लोगों की हैप्पीनेस पर, एंड दैट टू हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। अंडरस्टूड? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली कि जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, है ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल भी कह सकते हो आप। एंड सबसे यूटिलिटेरियनिज्म को भी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इस वर्ड यूटिलिटी का मतलब। यूटिलिटी का मतलब वैसे तो होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, है ना, एक आपके अंदर एक ऐसी क्षमता जिससे आप किसी भी चीज को आप यूजफुल कैसे बना सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ जेरेमी बेंथम के लिए यूटिलिटी का मतलब है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी सुख या खुशी को उत्पन्न करने की क्षमता को कहा जाता है यूटिलिटी। या फिर एक डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर और बताई है, एंड दैट इज इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ वन सेटिस्फैक्शन इन वेलफेयर और हैप्पीनेस। और ये यूटिलिटी ही बेसिस है, ठीक है, आधार है किसका? नैतिकता का और कानून का। तो कानून का भी आधार क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आपको समझ में आया, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट पर, यानी उपयोगितावाद क्या है। देखो, इसका जो कोर आइडिया है ना वो ये है कि एक्शंस आर राइट इफ दे प्रमोट हैप्पीनेस, रॉन्ग इफ दे प्रोड्यूस पेन। तो ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये कहता है कि भाई हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए और पेन कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्शंस अगर हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर वो एक्शंस आपके राइट एक्शंस है, और अगर आपके एक्शन से पेन हो रहा है यानी कि तकलीफ बढ़ रही है, नुकसान बढ़ रहा है, तो फिर वो एक्शन क्या है? रॉन्ग एक्शन है। ठीक है, और यही है कोर आइडिया यूटिलिटेरियनिज्म का। ठीक है ना, कि कोई कार्य सही है यदि वह सुख बढ़ाए और गलत है यदि वह दुख पैदा करे। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। देखो, ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, ये वर्ड काफी कंफ्यूजिंग और ऐसा लगता है ना कि काफी हेवी टर्म है, बट जब आप इसको समझते हो तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई हैप्पीनेस बढ़ाने की क्षमता, है ना, द कैपेसिटी टू डू गुड, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, उस कैपेसिटी को यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी के लिए काम करो, और यही एक स्टेट का नैतिक और कानूनी आधार भी होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस इज द कोर आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है ना, क्या कहता है यूटिलिटेरियनिज्म? दैट एक्शंस आर राइट इफ दे प्रमोट हैप्पीनेस, यानी कोई कार्य सही है यदि वह सुख बढ़ाए और गलत है यदि वह दुख पैदा करे। अब यहाँ पर फोकस किस चीज पर किया जाता है यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद में? देखो, फोकस होता है परिणामों पर। ठीक है, दैट इज योर कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट्स। यहाँ पर इंटेंशंस उतनी मैटर नहीं करती। ठीक है ना, आपके इरादे कैसे हैं वो मेंशन नहीं, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करते, पर हाँ रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर कॉन्सिक्वेंस हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहा है तो फिर वो काम सही है एज पर यूटिलिटेरियनिज्म। और अगर कोई काम एज सेड हियर कि किसी काम से अगर दुख पैदा हो तो फिर वो जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है हेडोनिज्म। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म हेडोनिज्म या हेडोनिज्म, यू विल रिमेंबर। एंड इसका मतलब होता है सुखवाद। ठीक है,
क्या होता है इसका मतलब? हेडोनिज्म का मतलब होता है द बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी सुखवाद। आई एम राइटिंग इट हियर, द बिलीव दैट pleasure is the most important thing in life। ठीक है, तो अगर आपको हेडोनिज्म का मीनिंग लिखना है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका एक वर्ड में अगर आपको हिंदी में मीनिंग समझना है तो ये होता है सुखवाद, यानी कि एक विश्वास, एक बिलीफ। और क्या बिलीफ? कि जो प्लेजर है या फिर जो हैप्पीनेस है ना, वही हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर्स, अपनी खुशियां, अपनी वेलफेयर के पीछे भागता है। और काफी हद तक ये चीज सही भी है, राइट? हर इंसान मेहनत करता है ताकि वो सुख पा सके, isn't it? This world is a dichotomy between pain and pleasure only, isn't it? और यही पेन एंड प्लेजर की बात जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेजर इज नॉट ओनली दैट फिजिकल प्लेजर, या फिर अगर हम इसको एक बहुत छोटी टर्म में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, प्लेजर। और यही चीज को करेक्ट करने आए थे जेएस मिल। ठीक है ना, जेएस मिल ने कुछ करेक्शंस करे थे इस हेडोनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में, इस यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में, जहां वो कहते हैं कि प्लेजर एक छोटी चीज नहीं है। यू कैन नॉट टेक इट जस्ट एज फिजिकल प्लेजर। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर की भी बात करी थी कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर और यू कैन से एजुकेशनल प्लेजर, जिसकी बात जेएस मिल करते हैं। इसको हम जेएस मिल को जब पढ़ेंगे तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। बट फिलहाल के लिए आप जेरेमी बेंथम के नजरिए से अगर देखेंगे तो उनके लिए हेडोनिज्म, यानी हेडोनिज्म दैट इज सुखवाद, या फिर द बिलीफ दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, तो ये होता है हेडोनिज्म। इसका कॉन्सेप्ट भी यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर ही आता है। ठीक है ना, और वो कहते हैं कि अगर प्लेजर है तो वो अच्छी चीज है, और अगर पेन है तो वो बुरी चीज है। ठीक है ना, सुख का होना अच्छा है और दुख का होना बुरा है। और किसी भी स्टेट को सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना चाहिए? प्लेजर को बढ़ाने के लिए। एंड मैक्सिमम लोगों का प्लेजर बढ़े, यानी एक स्टेट में मैक्सिमम लोग क्या कर सके? दे कैन फील हैप्पी, है ना। उनकी लाइफ जो है दैट शुड बी वेरी मच रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। ठीक है, तो यही चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और यहाँ पर रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इरादों पर या फिर इंटेंशंस पर नहीं। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, दिस फोकस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद इन्होंने एक फेलिसिलिक कैलकुलस का भी आइडिया दिया था। ठीक है ना, अगर लेट अस डू वन थिंग, ये जो हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए टर्म जो है वो नहीं हो, एंड इट इज वन ऑफ द कोर ऑफ योर दिस जेरेमी बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ठीक है, जस्ट लुकिंग फॉर अ ब्लैंक स्लाइड हियर, लेट अस इंसर्ट दैट ब्लैंक स्लाइड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यस, तो हम composition of, just a second, the color has changed, so we'll write here composition of utilitarianism। ठीक है, हेडोनिज्म इज द मेन फोकस हियर। क्या होता है हेडोनिज्म? सुखवाद, है ना। डू आई नीड टू राइट इट हियर अगेन? आई डोंट थिंक सो, है ना। आपको अगर समझना भी है तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहाँ पर लिखा है, हेडोनिज्म का मतलब है द बिलीफ दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी कि ये मान्यता कि जीवन में या मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो उसका सुख ही है। ठीक है ना, तो अब इसको जो है जेरेमी बेंथम ने दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज साइकोलॉजिकल एंड द सेकेंड कैटेगरी इज एथिकल। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल क्या कहता है कि मनुष्य हमेशा सुख की तरफ भागता है और दुख को कम से कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो मैन
seeks to we can write seeks to gain pleasure and avert pain. avert pain यानी पेन को रोकने की कोशिश करता है ना, कम से कम करने की कोशिश करता है. एंड एथिकल कहता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुख की तरफ ही जाना चाहिए. ठीक है, जो वर्ड है ना हिंदी में चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ought to, ये है एथिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, यानी कि एक तो हो गया कि मैन जो है वो हमेशा सुख की तरफ भागता है साइकोलॉजिकली. एक नैतिकता के अगर रूप से भी आप इसको देखोगे ना, एक एथिकल रूप से भी आप अगर इसको देखोगे, तो एथिकल स्टैंड पॉइंट कहता है कि मैन शुड ऑट टू सीक प्लेजर, यानी एक मनुष्य को प्लेजर की तरफ ही जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एथिकल आउटलुक सेज. ऑट टू सीक प्लेजर एंड एवर्ट पेन. ठीक है, अब इन दोनों ये जो पेन एंड प्लेजर का ये जो एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, इसको हम कंबाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ, सॉरी दिस इज जस्ट अ मिनट. तो अब यूटिलिटेरियनिज्म क्योंकि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के टर्म्स में हम क्या कहेंगे कि किसी भी स्टेट को, ठीक है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी अगर बनाई जाए तो वो पब्लिक पॉलिसी किस चीज को ध्यान में रख करके बनाई जाए कि भाई उससे पेन का क्या हो रहा है, कम से कम पेन को हम करें और जो हमारी सुख है, जो हमारी हैप्पीनेस है, उसको हम मैक्सिमाइज करें. ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी शुड मैक्सिमाइज द बैलेंस of pleasure over pain. यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो बैलेंस क्रिएट करे, जहां पर प्लेजर का जो एक आप कह सकते हैं द क्राइटेरिया भी नहीं, आप बैलेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड राइट. तो वहां पर प्लेजर का या हैप्पीनेस का पलड़ा भारी हो एंड पेन कम से कम हो. तो पब्लिक पॉलिसी को ये फॉलो करना चाहिए और यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, एंड हेडोनिज्म का मतलब अगर कहीं कंफ्यूज हो तो प्लीज ये बात याद रखिएगा कि हेडोनिज्म सिंपली मीन्स दैट हर मनुष्य को या हर व्यक्ति को जो अपनी लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, दैट इज हैप्पीनेस और वेलफेयर. ठीक है ना, तो यही है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट. सो टिल नाउ आई एम होपिंग स्टूडेंट्स कि आपको यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा. ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, क्या मतलब होता है. ठीक है, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ वन सेटिस्फैक्शन इन वेलफेयर. ठीक है, उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको जेरेमी बेंथम ने जन्म दिया, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. वन लाइन में अगर हम समझे तो इट इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स. ठीक है, उसके बाद हेडोनिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट है वो. अब आगे चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिसिलिक या फिर हेडोनिक कैलकुलस. अब ये फेलिसिलिक कैलकुलस क्या है? देखो, कैलकुलस मीन्स दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करोगे आप? अगेन हैप्पीनेस. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माय लैपटॉप इज जस्ट अबाउट टू गेट डेड, सो लेट मी प्लग अ चार्जर हियर. ओके, सो यस, हम बात कर रहे थे फेलिसिलिक कैलकुलस की. तो फेलिसिलिक यानी हेडोनिक कैलकुलस क्या कैलकुलेट करेगा? इट विल कैलकुलेट हैप्पीनेस. सो दिस, इन सिंपल वर्ड्स, फेलिसिलिक कैलकुलस इज योर मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस. जेरेमी बेंथम ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है. उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं कि किस तरह से आप जो है सुख को नापोगे. ठीक है, तो उन्होंने टोटल 7 क्राइटेरियाज दिए हैं. इन 7 क्राइटेरियाज में जो पहले जो 6 है, दीज आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड दिस एक्सटेंड, ये जो है आपका, इट इज मोर ऑफ अ वाइडर कॉन्सेप्ट. अब देखो, उन्होंने बोला कि हम
प्लेजर को या फिर हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं, तो उन्होंने एक तरीका बताया और उसी तरीके को फेलिसिक कैलकुलस कहते हैं। उन्होंने ये एक एक्रोनियम है, ठीक है, आप याद रख सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, सारे पॉइंटर्स याद रखने हैं, तो आप ये IDC PFPUE, ऑल्दो ये भी याद रखना इतना इजी नहीं है, बट यू कैन ट्राई, है ना, एग्जाम के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो पहला फैक्टर जो है जिससे आप प्लेजर को मेजर कर सकते हैं वो है इंटेंसिटी, यानी कितना तीव्रता से, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज। उसके बाद ड्यूरेशन, कितने वक्त तक, कितनी अवधि तक वो हैप्पीनेस बरकरार रहती है, दैट इज योर ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ड्यूरेशन एक फैक्टर है जिससे आप हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। देन कम्स योर सर्टेनिटी, दैट इज कि उसकी क्या सर्टेनिटी है, कब तक वो चीज रहने वाली है, कब तक नहीं रहने वाली। तो हम बोलते हैं ना कि यार एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए हमारे पास, है ना, तो वो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी दिस प्रोपेंक्विटी, ठीक है, दैट इज निकटता, कि कितना नजदीक है हैप्पीनेस हमारे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि ये सिर्फ एक मेथड है जो कि जेरेमी बेंथम ने दिया है, किस चीज के लिए, आपकी मेजर ऑफ हैप्पीनेस के लिए, यानी कि आप किस तरह से सुख को नापोगे। ये भी तो भाई एक पॉइंट है ना किसी पॉलिटिकल थिंकर के लिए, राइट। तो आप किस तरह से उस खुशी को नाप सकते हो, आप किस तरह से एक वेलफेयर को नाप सकते हो, वो चीज का मेथड जो है वो जेरेमी बेंथम ने दिया है, और उसके उन्होंने 7 फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है फेकेंडिटी। देखो फेकेंडिटी क्या होता है, इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन अबंडेंस, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो न्यू ग्रोथ। मतलब फेकेंडिटी यानी उत्पादकता, तो उत्पादकता या फेकेंडिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन अबंडेंस, मतलब कि आप उस हैप्पीनेस को कितना एक्सपैंड कर सकते हो या फिर उसमें कितनी न्यू ग्रोथ आप कर सकते हो उस चीज से, किसी भी चीज में हाउ कैन यू क्रिएट सर्टेन न्यू ग्रोथ, तो उसी एबिलिटी को फेकेंडिटी कहते हैं या फिर उत्पादकता, ठीक। उसके बाद प्योरिटी, दैट वो हैप्पीनेस की प्योरिटी कितनी है, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्योरिटी, है ना, कि इंसान 100% हैप्पी है या फिर वो 60% हैप्पी है, 70% हैप्पी है, तो वो चीज। एंड देन उसका एक्सटेंट, कि वो उसका विस्तार। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये 7 प्रिंसिपल्स तो नहीं, बेसिकली फैक्टर्स, दीज आर द 7 फैक्टर्स जो हमें ये बताते हैं कि आप कैसे हैप्पीनेस को मेजर करोगे इन वेरी वेरी सिंपलेस्ट टर्म। तो ये जो फेलिसिफिक कैलकुलस है ना, या हेडोनिक कैलकुलस, इस वर्ड को देख करके घबरा मत जाना, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि जेरेमी बेंथम ने एक हमारी हैप्पीनेस या प्लेजर को नापने के लिए एक मेथड दिया है। उस मेथड में उन्होंने 7 फैक्टर्स डिस्क्राइब करे हैं, और वो 7 फैक्टर है इंटेंसिटी, दैट इज तीव्रता, ड्यूरेशन, दैट इज अवधि, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, प्रोपेंक्विटी, दैट इज निकटता, फेकेंडिटी, दैट इज उत्पादकता, प्योरिटी, दैट इज शुद्धता, एंड एक्सटेंट, दैट इज विस्तार। और उनका क्या आइडिया है, दैट मेजर टोटल हैप्पीनेस साइंटिफिकली। अब उन्होंने बोला कि भाई हैप्पीनेस को आप साइंटिफिकली भी नाप सकते हो, कैसे नाप सकते हो, ये मेथड यूज करके, ठीक है ना। तो उनका उद्देश्य क्या था कि सुख को गणितीय रूप से मापना, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई हिंदी प्रोनाउंसिएशन, बट जस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। पर हाँ, आपको समझना है, मेन तो कॉन्सेप्ट समझना है, और वो ये कि जेरेमी बेंथम का जो ये मेथड देने के पीछे का जो एम है वो ये कि हम टोटल हैप्पीनेस को साइंटिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेलिसिफिक कैलकुलस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब उसके बाद चलते हैं कि जेरेमी बेंथम के क्या विचार थे व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड स्टेट, राज्य और कानून पर उनके क्या विचार थे। देखो सबसे पहला तो ये जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस, अधिकतम सुख। तो उन्होंने बोला कि जो कानून है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हैप्पीनेस पर ध्यान दे, ठीक है। कानून का उद्देश्य अधिकतम सुख होना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब जब हमने यूटिलिटी का मतलब समझ लिया है, यूटिलिटेरियनिज्म समझ लिया है, और हमने ये समझ लिया है कि जेरेमी बेंथम ने हैप्पीनेस को नापने का भी एक साइंटिफिक मेथड देना चाहा, तो फिर
हम ये भी समझ सकते कि उनके लिए कानून भी क्या उद्देश्य रखेगा कि भाई अधिकतम सुख प्रोवाइड करना, किसको? अपनी जनता को, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज, उन्होंने नेचुरल राइट्स थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उसको कहा नॉनसेंस। उन्होंने कहा ये जो नेचुरल राइट्स थ्योरी है ना, जिसको जे रूसो ने बड़ा सपोर्ट करा, ये बेसिकली नॉनसेंस है, ठीक है। और नेचुरल राइट्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, दिस इज नॉनसेंस अपॉन स्टेट्स, यानी बकवास कहा किसको? नेचुरल राइट्स को, ठीक है। क्योंकि उनके लिए उन्होंने बोला कि नेचुरल राइट्स तो नॉनसेंस है, कि बेसिकली स्टेट को मैक्सिमम लोगों की खुशी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वही जो है उनका एक कोर आइडिया रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। और दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस कहने वाले कौन से विचारक थे। तो आई थिंक अब आप इस चीज को आंसर इजीली कर पाओगे, दैट द आंसर इज जेरेमी बेंथम, ठीक है ना। तो प्लीज ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि उन्होंने नेचुरल राइट्स को क्या कहा है? नॉनसेंस या फिर बकवास कहा है। उसके बाद जो आपको तीसरी चीज याद रखनी है वो ये कि उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करा। कोडिफिकेशन, यानी कि आप एक कोडिफाई कर लो अपने कानून को, यानी उसको एक जगह पर लिख लो, कोडिफाई कर लो। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जब लॉ की बात हुई तो यस, जेरेमी बेंथम सपोर्टेड लीगल रिफॉर्म, ठीक है। उन्होंने कानून सुधार, संहिताकरण और समानता का समर्थन किया, ठीक है। अगेन अपॉलॉजीज फॉर माय हिंदी प्रोनाउंसिएशन एवरीवन, बट यस। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इट माइट हैव गॉट क्लियर टू यू दैट ही सपोर्टेड व्हाट? लीगल रिफॉर्म्स, कोडिफिकेशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद, ही वॉज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। उनका कहना था कि इंडिविजुअल जो है वो सेंट्रल है उनके यूटिलिटेरियनिज्म का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज सेंट्रल, तो उनके लिए ये जो इंडिविजुअल है, हर प्रत्येक व्यक्ति, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल टू व्हाट? टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई सोसाइटी जो है वो व्यक्तियों का ही तो योग है, व्यक्तियों का ही तो एक सम टोटल है, और अगर हर एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को ध्यान में रखा जाएगा तो फिर सोसाइटी भी क्या है? ओवरऑल हैप्पी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल्स इनके लिए बहुत मैटर करते थे और इंडिविजुअल हैप्पीनेस को ही इन्होंने फोकस किया है, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन individual's happiness, ठीक है। क्योंकि इनके लिए एक इंडिविजुअल सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सोसाइटी की, एंड इफ एवरी इंडिविजुअल विल बी हैप्पी देन अल्टीमेटली सोसाइटी भी कैसी होगी? हैप्पी, या फिर एक वेलफेयर सोसाइटी होगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिवाद का काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं। देखो इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे। इन्होंने मॉडर्न वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज को एक तरह से उनके उस चीज को प्रमोट किया है, ठीक है। बेसिस रही है इनकी दिस थिंकिंग ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि स्टेट को लोगों की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या प्रोवाइड कर सके अपने लोगों को? मैक्सिमम हैप्पीनेस। और मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जब स्टेट जो है वो डिसएडवांटेज लोगों के लिए काम करेंगे, है ना। जब हर व्यक्ति को, अगर स्टेट का ये उद्देश्य ही है कि हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी है अपने लोगों को, तो फिर वो मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड कैसे करेंगे? जब स्टेट जो है डिसएडवांटेज्ड या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम करेगी। और जब स्टेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है वेलफेयर स्कीम्स में, उसी को तो हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। तो बेसिकली उनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट ने क्या किया? एक वेलफेयर स्टेट राज्य की या फिर एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखी, ठीक है ना। इट बिकेम द बेसिस ऑफ मॉडर्न वेलफेयर पॉलिसीज। और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये कि उन्होंने जेम्स मिल जैसे थिंकर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा और लीगल और पीनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी कि कानून जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की क्या करे? हैप्पीनेस पर ध्यान दे, लोगों के सुख पर ध्यान दे, अंडरस्टूड। सो दिस इज इट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जेरेमी बेंथम। अब देखो, जब
कोई भी विचारक अपने विचार रखता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म रहा है जेरेमी बेंथम का। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने इग्नोर करा है क्वालिटी ऑफ प्लेजर को, जिसको मिल बाद में करेक्ट करते हैं। मीनिंग व्हाट, दैट ही सेड कि भाई तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हो कि मैक्सिमम लोग खुश रहने चाहिए, पर उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो आप हैप्पीनेस, जो भी चीज स्टेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अपने लोगों के लिए जो भी स्टेट करेगी, जो भी कानून बनाएगी टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्वांटिटी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो पहला तो क्रिटिसिज्म यही था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। बट ये सिर्फ क्वांटिटी हो गई ना, क्वालिटी की बात करी नहीं। उसको ही आगे जाके जेएस मिल ने करेक्ट किया। देन उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने नहीं, बेसिकली जो उनके क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा दैट हिज थ्योरी इज टू क्वांटिटेटिव एंड मैकेनिकल, यानी बहुत ज्यादा इसमें क्वांटिटी की बात कर, क्वांटिटी के बारे में एम्फसाइज किया गया है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नंबर्स की बात करी गई है कि भाई आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि एक देश में जो है वो मैक्सिमम लोग जो है बस वो खुश रहे, और बहुत ज्यादा मैकेनिकल है। मतलब आप इसको अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो मे बी एक स्टेट को काफी सारी कठिनाई फेस करनी पड़े यूटिलिटेरियनिज्म को अप्लाई करने में। ठीक है ना, सो ये है। उसके बाद द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट कैन जस्टिफाई इनजस्टिस इफ मेजॉरिटी बेनिफिट्स। अब देखो ये है इनका मेन, आई थिंक पर्सनली मेरे हिसाब से एक मेन क्रिटिसिज्म, कि आप मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है, पर जो बचे हैं उनका क्या। मतलब कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रूल से सपोज 80% पॉपुलेशन खुश है, लेकिन 20% पॉपुलेशन उसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती ये चीज हो सकता है उनकी इस पॉलिसी से 20% लोगों का नुकसान हो रहा हो, तो जेरेमी बेंथम बोलेंगे कि हाँ 80% लोग तो खुश है ना, तो इस कानून को लेकर आया जाए। 20% नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात नहीं, डजंट रियली मैटर्स। तो यही वाली चीज जो है इनकी एक क्रिटिसिज्म बनी। ठीक है ना, बिकॉज ही सेड व्हाट, कि भाई 80%, मतलब नॉट 80%, बेसिकली अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन खुश है तो फिर वो कानून सही है, isn't it? But what about this 20% और what about the population that is left behind, जो अनहैप्पी है ना। तो उस चीज के बारे में जेरेमी बेंथम ने कुछ साफ तरीके से नहीं बताया। ठीक है, और इससे क्या है, अब यहां पर क्या हो रही है, इनजस्टिस। सो दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला यूटिलिटी, यानी कि प्लेजर मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कैपेसिटी टू डू व्हाट, यूजफुल थिंग्स, है ना। वंस एक किसी भी व्यक्ति की सेटिस्फैक्शन विद द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो यूटिलिटी एक पहला की कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा की कॉन्सेप्ट हेडोनिज्म, यानी सुखवाद। उसके बाद फिलोसॉफिक कैलकुलस, यानी सुख मापन, यानी हम कैसे खुशियों को, हैप्पीनेस को मेजर करेंगे, उसके बारे में बताया हमें जेरेमी बेंथम ने, एक साइंटिफिक मेथड दिया है। एंड देन कॉन्सिक्वेंशनलिज्म, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों पर ज्यादा फोकस करता है, रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि इरादों पर। ठीक है, और ये किसी भी चीज का, किसी भी कानून की इंटेंशंस को नहीं देखता, पर हाँ अगर ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हैं किसी लॉ से, तो बस फिर वो कानून सही है एज पर जेरेमी बेंथम। ठीक है, अच्छा जेएस मिल को पढ़ने से पहले ना इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी देख लेते हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना सभी लोग। तो इनका जो फर्स्ट बुक है दैट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट ऑफ, मैंने शायद ऑफ गवर्नमेंट बोला है, बट द राइट वर्ड इज ऑन गवर्नमेंट, एंड this was written in 1776. इनका जो सेकेंड वर्क है दैट इज an introduction to the principles of morals and legislatures. Of morals and legislation. 17
1889. Yeah, that's it. That's all, guys. So these are the two important works, especially a fragment on government. Please remember, can be pretty much asked in your examination. तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? जेरेमी बेंथम. Gave the idea of utilitarianism, father of utilitarianism कहते हैं. Hedonism and consequentialism, philosophic calculus, utility, ये कुछ important terms है जो related है जेरेमी बेंथम से. अंडरस्टूड. अब उसके बाद आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में जेएस मिल को. ठीक है, देखो जेएस मिल को हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पढ़ा था एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी जब पढ़ा था तो हमने जेएस मिल को डिस्कस किया हुआ है, इफ यू ऑल रिमेंबर. आज के इस लेक्चर में हम इनको क्योंकि जेरेमी बेंथम से कंपेयर करने वाले हैं तो हम इनकी यूटिलिटेरियनिज्म इनको हम जज करेंगे या इनके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. अंडरस्टूड. एंड थोड़ा सा आप टाइम लो और इस चीज को याद करने की कोशिश करो कि हमने जब जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ा था तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो रिलेट करता है जेएस मिल से. ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस हिंट ऑफ लिबर्टी. ठीक है ना, कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बट जेएस मिल ने किस टाइप ऑफ लिबर्टी को प्रमोट किया था अगर नहीं याद है तो अब याद हो जाना चाहिए. दैट ही गेव द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. ठीक है, एंड he also gave us the harm principle. ठीक है, एंड पॉजिटिव लिबर्टी से कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट प्रमोट हुआ था, isn't it? तो जेएस मिल जो है ये यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या विचार रखते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड कि इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था और पॉजिटिव लिबर्टी को प्रमोट किया था, या फिर हम जेएस मिल को पॉजिटिव लिबर्टी के जनक के रूप से भी जानते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा अगेन बैकग्राउंड. ही वाज आल्सो बेसिकली अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड एन इकोनॉमिस्ट एंड स्टेट्समैन. ठीक है ना, जो काफी ज्यादा बेसिकली स्टेट क्राफ्ट पर ध्यान रखते हैं. ठीक है, एंड जेएस मिल वाज द सन ऑफ जेम्स मिल. इफ यू रिमेंबर, जेम्स मिल वाज द सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी और इन्होंने अपने फादर से ही इस जो है इस लेगेसी को लिया था, जिसकी वजह से ये भी फिलोसफिकल स्टडीज में इन्होंने रुचि ली. So his father was James Mill, who was the propounder of negative liberty, and then J.S. Mill came, that is John Stuart Mill, who gave the idea of positive liberty. ठीक है ना. और जो जेम्स मिल थे, he was a friend and supporter of Jeremy Bentham. So, are you understanding the relationship between them? देखो, जो जेएस मिल की हम बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म में सुधार लाने की बात करी, जेएस मिल सन थे जेम्स मिल के और जेम्स मिल ने नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया था एंड जेम्स मिल एक फ्रेंड थे और सपोर्टर थे जेरेमी बेंथम के. तो जो जेएस मिल की अर्लियर एजुकेशन रही ना, उनको उनके फादर ने ही इस फील्ड में काफी ज्यादा चीजें सिखाई है, काफी ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है. साथ ही साथ जेरेमी बेंथम का भी इन पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था. ठीक है, तो एक क्विक इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट जेएस मिल और उनके क्या विचार थे रिलेटेड टू यूटिलिटेरियनिज्म. देखो, जेएस मिल आप इनकी लाइफ लाइन देख सकते हो, ब्रिटिश फिलोसोफर थे एंड इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, अब ये की सपोर्टर थे और मॉडिफायर थे यूटिलिटेरियनिज्म के. देखो, इन्होंने भी सपोर्ट किया है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, और इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट करा है. लेकिन अगेन इन्होंने एक वेलफेयर स्टेट और पॉजिटिव लिबर्टी का भी हमें कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो हम आगे के स्लाइड्स में उसको भी रिलेट करेंगे. और ये जेरेमी बेंथम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे क्योंकि इन्होंने अपनी शिक्षा भी काफी हद तक जेरेमी बेंथम के अंडर रहकर ली थी
और जेरेमी बेंथम के आइडियाज को इन्होंने इम्प्रूव किया था, स्पेशली इस यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में सुधार लाए थे कौन? जेएस मिल। इसलिए हम इन्हें आज के इस लेक्चर में साथ साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखो मिल का यूटिलिटेरियनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, मिल के लिए उपयोगितावाद क्या था। ठीक है, इन्होंने इस प्रिंसिपल को तो सपोर्ट किया। ठीक है, इन्होंने माना कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है। जेएस मिल कहते हैं मैं भी इस चीज को मानता हूं कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देना स्टेट का काम है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस किया गया था, यानी बस ये ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग। लेकिन जेएस मिल ने क्वालिटी वाला एस्पेक्ट भी ऐड ऑन किया था इनके कॉन्सेप्ट में। मतलब जेएस मिल ने क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, इन दोनों एस्पेक्ट्स पर एम्फसाइज किया था। ठीक है, और क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस ऑफ प्लेजर, यानी सुखों का गुणात्मक अंतर। तो प्लेजर भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, किसी के लिए कोई चीज प्लेजर है, किसी के लिए वो चीज हो सकता है प्लेजर ना हो। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्शन ऑफ प्लेजर भी जेएस मिल ने किया था। और उन्होंने प्लेजर को यानी सुख को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक है हायर प्लेजर और एक है लोअर प्लेजर, जिसको वो हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ के नाम से भी हम इसको कई जगह पर कई किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। क्या है ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ? बेसिकली एक डिवीजन है, डिस्टिंक्शन है प्लेजर की, ठीक है, हैप्पीनेस की। अब उच्च सुख क्या है? जेएस मिल कहते हैं कि जो प्लेजर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बॉडीली प्लेजर नहीं है। ठीक है, जो हायर लेवल ऑफ, हायर डिग्री ऑफ हमारी हैप्पीनेस है ना, वो आती है हमारी नॉलेज से, हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट से, ठीक है, हमारे इंटेलेक्ट से, एज वेल एज हमारे मॉरल से, हमारा रीडिंग, थिंकिंग, ठीक है, ये सारी कैपेबिलिटीज भी जो है हमें एक हायर प्लेजर प्रोवाइड करती हैं। और ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ, ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज हायर प्लेजर एंड लोअर प्लेजर, ये दिया था जेएस मिल ने। ठीक है ना, तो जेएस मिल ने क्या किया, क्या सुधार किया उन्होंने बेसिकली जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में? उन्होंने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी एस्पेक्ट ऐड ऑन किया और बोला कि प्लेजर अलग अलग तरीके का होता है हर व्यक्ति के लिए। उन्होंने फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है हायर सेल्फ यानी उच्च सुख, जो कि है हमारा इंटेलेक्ट, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारे आइडियाज, हमारा व्यवहार, ठीक है, और दूसरा आ गया लोअर प्लेजर्स यानी निम्न सुख, जो कि हमारे बेसिकली फिजिकल या फिर बॉडी से रिलेट करते हैं। ठीक है, और उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि बेटर टू बी अ सोक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड, यानी उन्होंने कहा कि मूर्ख के संतुष्ट होने से बेहतर है सुकरात का असंतुष्ट होना। यानी उन्होंने किस पर फोकस किया? हायर सेल्फ पर फोकस करा। ठीक है, उन्होंने बोला कि सोक्रात क्यों? क्योंकि सोक्रात जो है वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, ग्रीस के सबसे ज्यादा वाइजेस्ट मतलब होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन। तो वो बोलते थे कि एक डिससैटिस्फाइड सोक्रेट होना बेहतर है एक सैटिस्फाइड बेवकूफ होने से। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो उनके लिए मॉरल्स, एजुकेशन, हायर इंटेलेक्ट ज्यादा मैटर करता था। ठीक है, तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है कि मूर्ख के संतुष्ट होने से बेहतर है सुकरात का असंतुष्ट होना। बेटर टू बी अ सोक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड। सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किसने दी है? जेएस मिल ने दी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंपेयर किया अपने आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को जेरेमी बेंथम के आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से, जहां पर इन्होंने क्वालिटी का भी एस्पेक्ट को जोड़ा और प्लेजर को डिवाइड किया हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ में। ठीक है, तो मिल के यूटिलिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस था आपको समझ में आया? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो वही चीज रिपीटेड है यहाँ पर कि ही इंट्रोड्यूस क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म यानी गुणात्मक उपयोगितावाद, और बेंथम के लिए क्वांटिटी मैटर करती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या? नंबर्स, मैक्सिमम लोग खुश रहे, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर हिम। बट मिल ने क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को ही एम्फसाइज किया एंड इंपॉर्टेंस दी कि भाई क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन लोगों के सुख की क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। और उन्होंने बोला कि पीपल हु एक्सपीरियंस बोथ टाइप्स प्रेफर हायर प्लेजर, और जिन लोगों के पास दोनों है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी, तो वो नॉट क्वालिटी एंड क्वांटिटी,
जिन लोगों के पास दोनों तरह के सुख है, यानी हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ, यानी फिजिकल प्लेजर भी है, बॉडीली प्लेजर भी है, एज वेल एज नॉलेज, इंटेलेक्ट, ज्ञान वो भी है। तो उन्होंने बोला कि जो दोनों सुखों के अनुभव करते हैं वे उच्च सुख को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि जो लोग दोनों टाइप हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ दोनों प्लेजर्स को हासिल करते हैं वो प्रायोरिटी किसको देंगे, हायर प्लेजर्स को, अपने इंटेलेक्ट को, ठीक है, अपने ज्ञान को, इंटेलेक्ट को, अपने आइडियाज, ठीक है, अपने मॉरल्स को, अपनी नैतिकता को। तो ये जेएस मिल का मानना था कि अगर किसी को दोनों सुख मिल रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति अपने हायर प्लेजर को प्रायोरिटाइज करेगा, ठीक है। देन हार्म प्रिंसिपल हम लिबर्टी में पढ़ चुके हैं। हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो हार्म प्रिंसिपल मिल की फिलॉसफी का एक सेंट्रल आइडिया है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के एक्शंस को, कि वो व्यक्ति क्या एक्शंस कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, ठीक है। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, ऑल्दो ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ बट जस्ट गिविंग यू अ प्रीव्यू, और दूसरा था अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। तो मिल कहते हैं कि देखो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं जिससे सिर्फ इंडिविजुअल को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिससे दूसरों को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का, दूसरे भी आपके उस एक्शन से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक व्यक्ति अपने अकेले रूम में बैठकर, जब जहाँ कोई नहीं है या फिर एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, ही स्मोकिंग सिगरेट, तो वो सिर्फ अपने आप तक सीमित है, वो उस एक्शन को सिर्फ खुद कर रहा है, तो ऐसे केस में स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम व्यक्ति किसी हॉस्पिटल के वार्ड में आकर के या हॉस्पिटल में आकर के सिगरेट स्मोक कर रहा है जहां पर पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो फिर ऐसे केसेस में स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो एक्शंस, जो इंडिविजुअल के एक्शंस हैं, उसको रोक सके, उस पर प्रतिबंध लगा सके। तो यही है हार्म प्रिंसिपल कि स्टेट जो है वो एक व्यक्ति की लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक उसके एक्शंस किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो यही होता है हार्म प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि फ्रीडम इज अलाउड अनलेस इट हार्म्स अदर, यानी एक व्यक्ति को पूरी पूरी आजादी दी जाए लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो किसी दूसरे का नुकसान ना करे, ठीक है। दैट इज फ्रीडम अलाउड अनलेस इट हार्म्स अदर, ठीक है। इट हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, सो वी विल रिमूव दिस। और इन्होंने बोला कि लिबर्टी यानी वही फ्रीडम जो है वो अलाउ होनी चाहिए पर वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो सिंपली दिस वाज योर हार्म प्रिंसिपल गिवन बाय जेएस मिल। व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए जब तक वह दूसरों को हानि ना पहुंचाए, सिंपल, ठीक है। और उन्होंने भी इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ खुद से रिलेटेड काम कर रहा है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस कर रहा है, तो उसके एक्शंस में स्टेट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। That was the idea given by J.S. Mill. उसके बाद लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म। अब जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि J.S. मिल जो है वो वो इंडिविजुअल की फ्रीडम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक इंडिविजुअल के सपोर्ट में होंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम के सपोर्ट में है, ठीक है। तो ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम, और कहा कि कोई भी स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति किसी और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा हो। और उन्होंने अपोज किया, निंदा करी किस चीज की, टायरनी ऑफ मेजोरिटी की, यानी बहुमत का अत्याचार। उन्होंने, अब जैसे हमने वो 80-20 का एक एग्जाम्पल पढ़ा था जेरेमी बेंथम ने कि 80% पॉपुलेशन अगर किसी कानून से खुश है तो जेरेमी बेंथम बोलेंगे कि वो कानून सही है क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो है वो उस कानून को मान रही है, ठीक है। पर ये जो 20% पॉपुलेशन डिससैटिस्फाइड है, इसका क्या? तो ये जेएस मिल के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल थिंकिंग बहुत मैटर करती है, और उन्होंने बोला कि जब तक ये 20% भी सहमत नहीं होते तब तक सरकार को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि ये लोग भी मैटर, मतलब इन लोगों की भी बात सुनी जाए, क्योंकि ये 20% लोग भी मैटर करते हैं उनके लिए। तो वो कहते हैं कि अगर देयर इज अ रूम ऑफ 100 पीपल और 99 लोग एक बात पे बहस कर रहे हैं और एक 1% है जो उसको अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो इन 99% लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस एक व्यक्ति को चुप कराने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कहते हैं कि जो एक व्यक्ति बचा है ना, इसको पूरा अधिकार है कि वो अपने जो आइडियाज है उसको आगे रख सके।
तो इतना ज्यादा वो हर एक व्यक्ति के फ्रीडम को जो है वो जरूरी समझते थे। जैसे कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ही है कि अगर 100 लोग हैं और 100 में से 99 लोग जो है वो किसी एक बात पर अग्री कर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति नहीं कर रहा, तो जेएस मिल कहते हैं ऐसे में इन 99 लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस एक व्यक्ति को चुप कराने का, या फिर और इस एक व्यक्ति का पूरा अधिकार है इनके अगेंस्ट में अपनी बात रखने का। तो वो इतने ज्यादा बड़े सपोर्टर रहे हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के और इंडिविजुअल लिबर्टी के और इंडिविजुअलिज्म के, ठीक है, व्यक्तिवाद के। और उन्होंने एम्फसाइज की है इंडिविजुअलिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी आत्म विकास, इस पर उन्होंने एम्फसाइज किया है, जोर दिया है। सो आई होप यू माइट हैव गॉट दिस, ठीक है ना, कि जेएस मिल जो थे वो लिबर्टी के और हर एक व्यक्ति के फ्रीडम के लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव नेचर रखते थे, ठीक है। देन नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स दिस रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ये नियम उपयोगितावाद क्या है? वो कहते हैं कि जो कानून है ना वो ऐसे बनाए जाए जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को ध्यान में रखे, यानी कि बस कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ना कि जैसे वोटिंग के टाइम, इलेक्शंस के टाइम क्या होता है कि बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि अब इस साल में ये हो जाएगा, बस आप हमें जिता दो, सबके अकाउंट में इतने इतने पैसे आ जाएंगे, व्हाट्सोएवर रबिश दैट हैज बीन टोल्ड। लेकिन जेएस मिल कहते हैं कि कानून ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को प्रमोट करे। ऐसे नियम जो दीर्घकालीन, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी, बट आई जस्ट फील दैट यू अंडरस्टैंड, राइट। तो बस आप लोग समझ जाना इसको, ठीक है। वट एवर दिस हिंदी वर्ड इज, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट हाँ, उन्होंने इतना बोला कि जो कानून है वो ऐसे बनाए जाए जो आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को प्रमोट करे। दूसरी चीज उन्होंने कहा बेंथम के कार्य आधारित उपयोगितावाद से भिन्न। तो ये जो है ना, ये वाला जो एक्शन है ये बेंथम के एक्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से अलग है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा कानून जिससे सिंपली मैक्सिमम पॉपुलेशन खुश है वो कानून सही है। हालांकि जेएस मिल के लिए ये चीज नहीं मैटर करती। वो कहते हैं कि कोई भी सरकार है जो भी वो कानून बना रहे हैं वो लोगों की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अपने ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी, ठीक है। तो दिस रूल यूटिलिटेरियनिज्म समझ में आया? जस्ट सिंपल वर्ड कि सरकार का फोकस किस पे होना चाहिए, ऐसे कानून बनाने पर जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को प्रमोट करे। तो जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म में, उसमें रूल यूटिलिटेरियनिज्म भी आता है। तो अगर ये कहीं वर्ड आपको नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये जेएस मिल से रिलेटेड है, ना कि जेरेमी बेंथम से। क्लियर? नेक्स्ट, विमेन और इक्वालिटी। देखो जेएस मिल बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे विमेन इक्वालिटी को, ठीक है। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को बहुत सपोर्ट करा। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जो उनकी वाइफ थी बेसिकली, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उन्हें मोटिवेट करा है, बहुत ज्यादा साथ दिया है उनके वर्क्स में। स्पेशली जब उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखी तो वो इसका श्रेय जो है अपनी वाइफ को भी देते हैं। और वो कहते हैं और वो मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरह सक्षम है ज्ञान प्राप्ति के और पूरी तरह सक्षम है किसी भी स्टेट को रूल करने के। तो जेएस मिल वन ऑफ दी अर्लीस्ट, हम कह सकते हैं एक मॉडर्न एरा में एक अर्लीस्ट फेमिनिस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें जेंडर इक्वालिटी को इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। और उन्होंने बोला था कि विमेन्स राइट्स जो है वो मिलने चाहिए और विमेन्स को अधिकार होने चाहिए एजुकेशन का, ठीक है ना। एज आई टोल्ड यू दैट जो इनका काम है, जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, इनकी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उन वर्क्स को कंपाइल करने में, लिखने में। तो उनका ये मानना है कि विमेन जो है वो भी इक्वली केपेबल है किस चीज के, हर चीज के, एजुकेशन के, रूल्स बनाने के, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के। तो इसीलिए जेएस मिल एक बहुत बड़े समर्थक है विमेन्स राइट और विमेन्स एजुकेशन की, और प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। क्लियर? अब इनके कुछ मेजर वर्क्स, सबसे पहले ऑन लिबर्टी। इनका ईयर भी आप लोग याद रख लेना, कई बार आ जाता है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन लिबर्टी इन्होंने फ्रीडम और हार्म प्रिंसिपल इसमें डिफाइन करा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। देन यूटिलिटेरियनिज्म इनका काम है, इनकी बुक का नाम है 1863 में आई थी। ये एक्सप्लेन करती है इनकी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जहां पर इन्होंने जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट को सुधारने की बात करी। उसके बाद सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, यहाँ पर ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन्स को एजुकेशन देने की बात करते हैं और उनको केपेबल, इक्वली केपेबल समझते हैं उनके मेल काउंटर पार्ट से, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यहाँ पर लोकतंत्र और शासन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई सरकार कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्क्स।
ऑफ J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब इनकी भी आलोचना देख लेते हैं भाई। सबसे पहले डिफिकल्टी इन मेजरिंग क्वालिटी ऑफ प्लेजर। अब वही बात आ गई कि भाई जब क्वांटिटी ऑफ प्लेजर हमें नापने में दिक्कत आ रही थी, तो अब हम ये गुणवत्ता कैसे नापेंगे, सुख की गुणवत्ता, आप क्वालिटी कैसे नापोगे प्लेजर की, तो ये एक तो बड़ा क्वेश्चन मार्क रह गया है ना, तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरी चीज, कैन स्टिल जस्टिफाई मेजॉरिटी डोमिनेंस। ठीक है कि भाई बहुमत की तो तब भी बात, अब देखो ना, अगर कोई 1 या 2% पॉपुलेशन अग्री नहीं कर रही पर 98% पॉपुलेशन कर रही है, ठीक है, तो फिर तब भी तो मतलब कहीं देख, कोई भी अगर लॉ आता है, कानून आता है, तो जाहिर सी बात है कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, है ना। कोई ऐसा कानून नहीं है जो 100% पॉपुलेशन जो है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। ऑब्वियसली देयर आर ऑपोजिशन पीपल एंड देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और व्हाटएवर आप कह सकते हो। तो ये जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं एक जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रही कि ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो इस केस में भी मेजॉरिटी डोमिनेंस तो फिर भी जस्टिफाई हो रही है। जब वो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की भी बात करते हैं तो वहां पर भी मेजॉरिटी रूल आता है। देन नॉट फुल्ली फ्री फ्रॉम बेंथम्स लिमिटेशन, यानी कि बेंथम के उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को एक्सेप्ट भी करा है, जैसे कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, है ना। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो J.S. मिल का अपना आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है वो नया या फिर पूरी तरह फ्रेश नहीं है, वो बेंथम से ही लिया गया है, और बेंथम की बहुत सारी चीजें हैं जो J.S. मिल ने अपने आइडिया में इनकॉर्पोरेट करी है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो बेंथम्स की लिमिटेशन से मुक्त नहीं है ना, बेंथम की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है उनका आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अंडरस्टूड? तो ये था उनका कुछ क्रिटिसिज्म। नाउ लेट अस लुक एट द समरी ऑफ कुछ की कॉन्सेप्ट्स। J.S. मिल ने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म दिया हमें, ठीक है, हायर वर्सेस लोअर प्लेजर के बारे में बात करी, हार्म प्रिंसिपल और लिबर्टी, स्पेशली इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, ठीक है। तो J.S. मिल से रिलेटेड ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे। नाउ अब ये कंपैरिजन टेबल है, ऑल्दो द टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर, तो अगर आप चाहो तो आप इसको एक बार से खुद से देख सकते हो। देखो, विल जस्ट गो थ्रू इट। टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम के लिए सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती थी, J.S. मिल के लिए क्वालिटी भी मैटर करती थी। जेरेमी बेंथम के लिए ऑल प्लेजर्स आर इक्वल, उनके लिए प्लेजर अलग अलग हो सकते हैं, हायर और लोअर सेल्फ में उन्होंने डिवाइड करा। उनका फोकस आइडिया था मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस, और उनका सेम प्रिंसिपल था, उन्होंने इस चीज में कोई डिफरेंशिएट कुछ खास करा नहीं, बस हाँ क्वालिटी के पर्सपेक्टिव को ऐड कर दिया। अब उन्होंने प्लेजर के मेजरमेंट के लिए फेलिसिफिक कैलकुलस दिया, और इन्होंने क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए कोई ऐसा प्रॉपर हमें मैथमेटिकल मेथड नहीं प्रोवाइड किया है। हायर वर्सेस लोअर प्लेजर की जो बात है, इस पे जेरेमी बेंथम ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं करी है, हालांकि J.S. मिल ने क्लियर डिस्टिंक्शन करी है कि भाई इंटेलेक्चुअल जो आपका जो ज्ञान होता है वो प्लेजर ज्यादा मैटर करता है रादर देन फिजिकल प्लेजर। अब ह्यूमन नेचर के बारे में बेंथम कहते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा प्लेजर की तरफ भागता है और अपने पेन को कम से कम करना चाहता है, और J.S. मिल कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। इनकी अप्रोच मैकेनिकल और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल थी, इनकी अप्रोच मॉरल और फिलोसॉफिकल ज्यादा रही। उसके बाद इन्होंने एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म दिया कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी एक्ट कर रही है गवर्नमेंट, अगर उससे मैक्सिमम लोग खुश हैं तो भाई फिर वो एक्ट जो आपका जो एक्शन है वो सही कंसिडर किया जाएगा। इन्होंने रूल यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ फोकस किया, यानी कि भाई कानून ऐसा हो जो मैक्सिमम टाइम तक लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। राइट्स पे क्या कहा, जेरेमी बेंथम ने सीधा सीधा नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस या फिर बकवास बता दिया। J.S. मिल ने सपोर्ट किया था इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी को, ठीक है। अब जेरेमी बेंथम के लिए फ्रीडम या फिर लिबर्टी एक सेंट्रल आइडिया नहीं है, हालांकि J.S. मिल के लिए लिबर्टी या फिर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम एक सेंट्रल प्रिंसिपल है। हार्म प्रिंसिपल पे जेरेमी बेंथम का कुछ एज पर कोई आइडिया नहीं है, कोई उनकी मान्यता नहीं है, पर स्ट्रांगली एडवोकेट किया। इनफैक्ट हार्म प्रिंसिपल को देने वाले ही J.S. मिल थे। सो दिस इज इट। एंड मेजॉरिटी रूल पर उन्होंने बोला कि जेरेमी बेंथम कहते हैं कि मेजॉरिटी की खुशी वही सुप्रीम है, अगर मैक्सिमम लोग खुश हैं तो बस फिर वही बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर यही होगा तो फिर जो बेचारे बचे कुचे लोग रह जाएंगे उनके लिए तो तानाशाही बन जाएगी ना, तो इन्होंने टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के अगेंस्ट वार्न किया लोगों को। इनका फोकस था मैक्सिमम हैप्पीनेस और
जेएस मिल का फोकस था मैक्सिमम प्लस हायर क्वालिटी की हैप्पीनेस, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। उसके बाद क्रिटिसिज्म कि बहुत सिंपलिस्टिक है, क्वालिटी इग्नोर करता है और बहुत ज्यादा मैकेनिकल या मैथमेटिकल भी है। और इनका भी क्रिटिसिज्म यही है कि भाई क्वालिटी को मेजर कैसे करोगे, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बोथ जेएस मिल एंड जेरेमी बेंथम। अब फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू बेंथम आर सेग्रेड, फंडामेंटल, लीगल और नॉनसेंस। देखो नेचुरल राइट्स को बकवास कहा था, ये हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें काफी आसान लगने लगते हैं और फिर हमें रियलाइज होता है कि अच्छा एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। बट जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना तो फिर जब एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो फिर हमारे लिए वो चीज कंफ्यूजन बनती है और हमें सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नजर आते हैं। बट क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वी नो कि बेंथम ने नेचुरल राइट्स को क्या कहा था, नॉनसेंस कहा था, यानी बकवास कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म कैसा है? क्या वो क्वालिटी पर फोकस करता है, क्या वो क्वांटिटी पर फोकस करता है, क्या वो आदर्शवादिक है या फिर वो मार्क्सिस्ट है? देखो मार्क्सिस्ट का तो दूर दूर तक लेना नहीं, आइडियलिस्ट कभी हमने पढ़ा नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो जेरेमी बेंथम ने क्वांटिटी पर फोकस किया, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाए थे जेएस मिल, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्वांटिटी। क्वालिटी जेएस मिल के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्म प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद, ये जो हार्म प्रिंसिपल है ये किसने दिया? वेरी वेरी इजी, was it Bentham, was it J.S. Mill, was it J.J. Rousseau or was it Thomas Hobbes? The right answer to the question is option B, J.S. Mill. ठीक है, क्वेश्चन these are very very simple in terms, जब आप पढ़ लेते हो चीजों को तो फिर आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है ना। And I hope you all are getting these answers along with me too. Next, philosophic calculus is related to, ये जो सुख गणना ये किससे संबंधित है? जस्टिस, न्याय से संबंधित है? इज इट रिलेटेड टू फ्रीडम और मेजरमेंट ऑफ प्लेजर और इक्वालिटी? देखो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये तीन तो आइडियाज आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं क्योंकि चलो लिबर्टी से कह सकते हैं हम जेएस मिल रिलेटेड थे, बट फिलोसॉफिक कैलकुलस में तो बेंथम रिलेटेड थे जिन्होंने लिबर्टी पर इतना जोर नहीं दिया। तो एलिमिनेशन से भी अगर आप करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट ऑफ प्लेजर। मूविंग ऑन, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म इज, ओके दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन so we will skip it. And yes, here is the end of the lecture from my side. I hope आपको जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल दोनों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म, व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी, एंड हेडोनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स, हार्म प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट जो रिलेट करते हैं जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड यस, the lecture is over from my side. All the best everyone.